हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो रहेगा चारवाक, द मटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो बेसिकली जब हम इंडियन फिलोसफी वर्ड यूज़ करते हैं तो इसके अंडर काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जिनको क्लासीफाई किया जाता है आस्तिक और नास्तिक में। अब जो क्लासिफिकेशन है आस्तिक और नास्तिक, इसका जो बेस है वो रहता है वेदास। जो लोग वेदा से एग्री करते हैं उन्हें आस्तिक कहा जाता है और जो वेदा से डिसएग्री करते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है। क्लियर। अब जो वेदा से एग्री करते हैं हम उन्हें आस्तिक कहते हैं और वो 6 स्कूल्स हैं जो वैदिक अथॉरिटीज ऑफ वेदास को मानते हैं। उनमें थे न्याय वैशेषिका, सांख्य योग एंड मीमांसा एंड वेदांत। ये 6 स्कूल जो हैं वो अथॉरिटी ऑफ वेदास को मानते हैं। अब जो नास्तिक स्कूल हैं जो वेदा से एग्री नहीं करते हैं, जो अथॉरिटी ऑफ वेदास को नहीं मानते हैं, वो 3 हैं। तो उनमें आते हैं चारवाक, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सो आज हमारा सारा फोकस रहेगा चारवाक के ऊपर। तो जैसे कि हमने देखा चारवाक क्या है, एक नॉस्टिक स्कूल है। तो उसका जो सीधा डायरेक्ट अटैक था वो कहाँ था? वेदास के ऊपर, वैदिक अथॉरिटी के ऊपर। अब वेदास जो हैं इट्स अ वे ऑफ लाइफ। क्लियर। मतलब प्राइमरी टेक्स्ट हैं हिंदुइज्म्स की, जहाँ पे जितनी भी डे टू डे लाइफ की जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रिस्क्राइब की गई हैं, चाहे रिचुअल्स को लेके हैं, सैक्रिफाइसेस को लेके हैं, फास्टिंग को लेके हैं, वॉरशिप को लेके हैं, सब वेदास में दिया गया है क्या कैसे करना सब। बट चारवाक जब इन चीज़ों को नहीं मानेगा, अब ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं, चाहे रिचुअल्स हैं, चाहे सैक्रिफाइसेस हैं, ये सब रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। क्लियर। तो चारवाक को अगर उस व्यू से देखा जाए तो चारवाक काफ़ी रिलीजियस है, वो इन किसी भी चीज़ को नहीं मानने वाला। क्यों? क्योंकि वेदास को नहीं मानता है। और जो चारवाक है, जो इंडियन मटेरियलिस्टिक अप्रोच है फिलॉसफी की, वो काफ़ी स्केप्टिकल है। तो मतलब वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मानते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। क्लियर। जिस चीज़ का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उसके लिए वो स्केप्टिकल हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडियन फिलोसफर्स गॉड सोल को मानते हैं ऑन रैशनल ग्राउंड, बट चारवाक नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही किसको दे रहा है? एक्सपीरियंस को। क्लियर। तो बेसिकली अगर हम चारवाक की फिलोसफिकल अप्रोच देखें तो वो काफ़ी क्लोज है नेचुरलिज्म्स के। और इवन वी कैन से कि जो चारवाक है इट इज़ एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ एम्पिरिसिज्म्स, जहाँ वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस पे रिलाई कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के बयान जाते ही नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चारवाक से। तो हिस्टोरिकली अगर हम डाटा ट्रैक करें तो चारवाक का ओरिजिन मिलता है हमें अराउंड 2600 ईयर पहले, मतलब 6 BC में। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है इनकी वो तो कोई भी अवेलेबल नहीं है, सब खो गया। और अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है चारवाक को लेके, जो उसकी फिलॉसफी लेके जो हमारे तक आज डाटा पहुंचा है कि चारवाक एक फिलोसफिकल सिस्टम था, इंडियन मटेरियलिस्टिक सिस्टम्स था, तो वो सब सेकेंडरी सोर्सेज से अवेलेबल है, प्राइमरी सोर्स कोई नहीं है। क्लियर। उनमें जैसे है तत्व पपलो सीमा, जयंश भट्ट की बुक है, ये सर्वदर्शन संग्रह है, माधवाचार्य की बुक है, सात दर्शना समुच्चयवाद हरिभद्रा की बुक है। ये सब वो बुक्स हैं जहाँ से हमें थोड़े थोड़े रेफरेंस मिलते हैं चारवाक के बारे में। तो इन सब जो सेकेंडरी लिटरेचर है इसके बेसिस पे जो डाटा अवेलेबल है हमारे पास, उसके बेसिस पे हम आज चारवाक को जज करेंगे कि एक्चुअल में चारवाक की फिलॉसफी या उसकी फिलोसफिकल अप्रोच कैसी थी। तो अगर हम कुछ की प्रिंसिपल्स देखें चारवाक के, जैसे वो यही मानते थे कि जो अर्थ वाटर फायर और एयर है ये प्राइमरी एलिमेंट है। क्लियर। और जो बॉडीज़ हैं, ह्यूमन बॉडीज जहाँ हम बात कर ले सेंसस की, जहाँ जो फिजिकल ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं वो सब का सब क्या है? कम्बिनेशन ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स। और अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें, जैसे वो नॉन फिजिकल है, उसका एग्जिस्टेंस भी किस पे डिपेंड है? फिजिकल पे। और जैसे आत्मा शात्मा कुछ नहीं होती है, सिर्फ कॉन्शियस बॉडी होती है। और जो हैप्पीनेस है, एन्जॉयमेंट है, इट इज़ अल्टीमेट एंड ऑफ लाइफ। जैसे डेथ मीन्स लिबरेशन, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक रीबर्थ और समथिंग एल्स। क्लियर। तो इस तरह से इनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड फिलोसफी है। तो मतलब ये रीबर्थ को, आत्मा को, स्पिरिट्स को, भगवान को, जो भी रिलीजियस कॉन्सेप्ट्स हैं यूजली जो होते हैं हमारे माइंड पे, ये किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं चारवाक की एपिस्टेमोलॉजी से। तो बेसिकली एपिस्टेमोलॉजी क्या है? अगर जनरली बात करें इट्स साइंस ऑफ नॉलेज। तो मतलब एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज से डील करती है। तो नॉलेज जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज सोर्स ऑफ नॉलेज, व्हाट इज द लिमिट ऑफ नॉलेज, इज नॉलेज पॉसिबल्स, तो उस तरह से अगर हम चारवाक को देखें तो चारवाक भी इन सब क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट इज नॉलेज। नॉलेज उनके लिए वही है जो दिखता है,
जो फिजिकली अवेलेबल है वो उसी को मानते हैं, जो फिजिकली अवेलेबल नहीं है वो उस चीज़ को नहीं मानते हैं। इसलिए इनको नेचुरलिस्टिक भी बोला जाता है कि जो चीज़ें फिजिकली अवेलेबल हैं उसी चीज़ को माना जाएगा, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। जब सोर्स ऑफ नॉलेज की बात आती है ना चारवाक में, तो ये क्या मानते हैं, परसेप्शन इज द ओनली प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज, ओनली अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज, ओनली वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, नथिंग इज नोन टू अस बियॉन्ड परसेप्शंस। सो जो चीज़ें परसीव हो रही हैं वो चीज़ें हम जानते हैं, जो हमें परसीव नहीं हो रही हम उन चीज़ों को नहीं जानते। अब जब हम परसेप्शन वर्ड यूज़ करते हैं, परसेप्शन एक्चुअल में होता क्या है कि जब जब आपके 5 सेंस ऑर्गन्स ऑब्जेक्ट के कंटैक्ट में आते हैं तो जो आपको सेंसेशन होती है, जैसे सीइंग, हियरिंग, टचिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, है ना, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, आईज, ईयर, नोज, स्किन और टंग। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ये 5 सेंसेशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो चारवाक के अकॉर्डिंग जो हमारा नॉलेज है इट इज़ लिमिटेड टू दीज 5 सेंसेस। हम उन्हीं चीज़ों को जान सकते हैं जो हम इन 5 सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स के बियॉन्ड कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ भी हम नहीं जानते हैं। एग्जिस्ट करता होगा इट्स समथिंग डिफरेंट बट इट इज़ नॉट नोन टू अस। क्लियर? सो जब आप सारा नॉलेज परसेप्शन में रिड्यूस कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ह्यूमन माइंड की लिमिट क्या है, सिर्फ परसेप्चुअल वर्ल्ड। तो वो जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है वो कहाँ गया फिर, गॉड, सोल, हेल, हेवंस, जिसकी बात लोग करते हैं अदर फिलोसफर्स, जिनके लिए वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं उनका एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए। क्या चारवाक उन चीज़ों को मानेगा? नहीं मानेगा। कैसे मानेगा वो? क्योंकि गॉड को आप परसीव नहीं कर सकते, सोल को परसीव नहीं कर सकते, हेल, हेवन को परसीव नहीं कर सकते, लाइफ आफ्टर डेथ परसीव नहीं कर सकते, कोई आइडिया नहीं है। तो उन चीज़ों की बात हम कैसे करेंगे? तो इसलिए चारवाक की जो फिलॉसफी है इसने अपनी सारी फिलॉसफी को ही कहाँ रिड्यूस कर दिया, परसेप्शंस में। इवन चारवाक क्या करते हैं, जो अदर सोर्स ऑफ नॉलेज हैं उन पे अटैक भी किया इन्होंने। मतलब ये परसेप्शन को मानते हैं, सिर्फ इनके अकॉर्डिंग सिर्फ परसेप्शन ही है अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज। इवन चारवाक ने क्या किया, अटैक भी किया है, जैसे अनुमान पे, इन्फ्रेंस जिसे कहते हैं हम, और टेस्टमनी पे, शब्द ज्ञान, इन दोनों पे चारवाक ने अटैक किया है। टोटल 6 सोर्स ऑफ नॉलेज हैं जो इंडियन फिलोसफर्स मानते हैं। तो चारवाक सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ नॉलेज को मानते हैं, और जो अटैक किया चारवाक ने, जिसने डिनाई, रिजेक्ट करने की कोशिश की, वो सबके सबको करते हैं, 5 सोर्स ऑफ नॉलेज को रिजेक्ट करते हैं, बट 2 के खिलाफ तो ये बिल्कुल ही हो जाते हैं ना। उस पर अटैक किया था उन्होंने प्रॉपर। तो फर्स्ट वन इज इन्फ्रेंस एंड द सेकंड वन इज टेस्टमनी। अब इन्फ्रेंस होती क्या है, अनुमान लगाना। अनुमान कैसे लगाते हो आप? जो परसीव्ड इफेक्ट है उसके बेसिस पे आप अनपरसीव्ड कॉज को इन्फर करते हो। क्लियर? कोई चीज़ दिख रही है और उसके बेसिस पे आप बियॉन्ड जा रहे हैं। मतलब आपने धुआं देखा और बोला वहाँ पे आग लगी हुई है, आग आपको दिख नहीं रही है, आपको सिर्फ धुआं दिख रहा है, तो आप क्या प्रूव कर रहे हो, क्या अनुमान लगा रहे हो कि वहाँ पे आग लगी हुई है। तो आग लगी हुई है ये नॉलेज है। क्लियर? आपको सिर्फ धुआं दिख रहा था और आपके पास किस चीज़ का नॉलेज आ गया अनुमान की हेल्प से, कि वहाँ पे आग लगी हुई है। अब ये नॉलेज आया कैसे, कि आपको पता है जहाँ भी धुआं होता है वहाँ आग होती है। अब जो आपको कैसे पता कि जहाँ भी धुआं होता है वहाँ आग होती है? तो ये क्या है, जो आग और धुआं है इसके बीच एक रिलेशन है, जिसे क्या कहते हैं हम, व्याप्ति, इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस। क्लियर? तो मतलब ये दोनों कनेक्टेड हैं, और जो कनेक्शन है उसे क्या कहा जाता है, व्याप्ति। तो व्याप्ति क्या होती है, रिलेशन किसके बीच, मिडल और मेजर टर्म के बीच। अब जो इफेक्ट आप परसीव कर रहे हो उसे इफेक्ट कहते हैं ना हम, दैट इज मिडल टर्म्स, और उसके बेसिस पे जो आप इन्फर कर रहे हो उसे क्या कहते हैं, मेजर टर्म। अब जो व्याप्ति है इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन मिडल एंड मेजर टर्म्स, मतलब स्मोक और फायर के बीच रिलेशन है, और उसे क्या कहते हैं, व्याप्ति। सिर्फ मिडल और मेजर के बीच, मेजर और मिडल के बीच नहीं। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, जहाँ आग होगा वहाँ धुआं हो जरूरी नहीं है, बट जहाँ भी धुआं होगा वहाँ आग डेफिनेटली होगी। इसलिए जो स्मोक और फायर के बीच जो रिलेशन है इसे व्याप्ति कहा जाता है। तो मतलब ये ग्राउंड है इन्फ्रेंस की। आप तब तक अनुमान नहीं लगा सकते जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो फिर वो चारवाक क्या करता है, वो इन्फ्रेंस पे अटैक जब करता है तो वो एक्चुअल में उसका अटैक इस पे करता है, व्याप्ति पे। क्योंकि अगर आप व्याप्ति मीनिंगलेस है तो इन्फ्रेंस भी मीनिंगलेस हो जाएगी। तो उसका जो अल्टीमेट टारगेट था वो ये था, व्याप्ति को मीनिंगलेस प्रूव करना, कि जो व्याप्ति है वो रिलायबल नहीं है, एथेंटिक रिलेशन नहीं है। तो व्याप्ति एक्चुअल में क्या है, इनवेरिएबल कंकॉमिटेंस बिटवीन 2 थिंग्स दैट कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली व्हेन वी हैव सीन ऑल द केसेस ऑफ सच ए रिलेशंस। मतलब आपने आज तक जहाँ जितनी बार भी धुआं और आग हुए हैं साथ साथ, आपने सारे रिलेशन देखे हुए हैं। हर बार थोड़ी देखा आपने, 10 बार देखा होगा, 20 बार देखा होगा, 30 बार देखा होगा कि जहाँ भी धुआं है वहाँ आ गया, जहाँ भी धुआं है वहाँ आ गया। कितनी बार देखा आपने? हर बार जितनी बार आग जली वहाँ धुआं निकला,
जितनी बार धुआं निकला वहाँ आग थी। क्या आपने हर बार देखा? नहीं। आपने 20 बार देखा होगा, 50 बार देखा होगा, 100 बार देखा होगा। तो जो रिलेशन है व्याप्ति का, उसका नॉलेज तो आपको तब आएगा ना जब आपने सारे केस देखे होंगे। सारे केस तो आपने देखे ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका व्याप्ति का ज्ञान ही नहीं है। तो चारवाक क्या बोल रहा है कि ये एक फैलेसी है, आप गलती कर रहे हो। देन योर आर्गुमेंट इज फैलेशियस। तो और ये कौन सी फैलेसी है? फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशंस। मतलब आप प्रॉब्लम को जनरलाइज कर रहे हैं। आपने 10 बार देखा बादल और बारिश को, और आप हर बार बोलते हैं बादल को बारिश आएगी। ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं आप। मतलब आप यूनिवर्सल से पर्टिकुलर पे जा सकते हैं, बट यूनिवर्सल का नॉलेज क्या आपको तो है? आपने सारे इवेंट्स देखे हैं, सारे केसेस देखे हैं? नहीं देखे। तो फिर आप अपनी स्टेटमेंट्स को जनरलाइज नहीं कर सकते। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि जो व्याप्ति है ये क्या है? एक फैलिशियस आर्ग्यूमेंट है, एक फैलिशियस स्पोर्ट है जो आप आर्ग्यूमेंट को प्रोवाइड कर रहे हो। और ये फैलिसी कौन सी है? फैलिसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशंस। क्लियर? सो यू आर एज्यूमिंग आफ्टर सीइंग ए फ्यू केसेस that there is a necessary relation between the two which not may be the case। आपको ऐसा लग रहा है ना, बट आप जनरलाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको यूनिवर्सल केसेस का नॉलेज नहीं है, आपको सिर्फ पर्टिकुलर केसेस का नॉलेज है। आपने कुछ इवेंट्स को साथ होते देखा है। स्मोक और फायर को आपने हर बार साथ में नहीं देखा है, कुछ बार साथ में देखा, और आप ये जनरलाइज कर रहे हो कि हमेशा ऐसे होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो एक फैलेसी होगी, एक गलती होगी, जिसे कहा जाता है फैलेसी ऑफ इलिसिट जनरलाइजेशंस। क्लियर? जैसे हम न्याय की टर्म्स में ही बात करें तो न्याय क्या बोलता है कि जो व्याप्ति का नॉलेज है वो कहाँ से आता है? हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन से। क्लियर? तो चारवाक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को मानता नहीं है भाई। वो बोलता परसेप्शन ऑर्डिनरी होती है और वो 5 टाइप्स की होती है, इसके बियॉन्ड कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन नहीं है। तो इससे भी वो अटैक कर रहा है व्याप्ति के ऊपर। वो न्याय की डेफिनेशन को भी नहीं मान रहा है। और जो थर्ड अटैक है इसका, वो ये बोलता है कि वी कैन नॉट इवन प्रूव द वैलिडिटी ऑफ इन्फ्रेंस विद द हेल्प ऑफ अदर मीन्स ऑफ नॉलेज। मतलब व्याप्ति को आप कोई और दूसरा सोर्स लगा के उसका नॉलेज प्रूव नहीं कर सकते। इफ यू ट्राई टू प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ इन्फ्रेंस इट विल लीड टू द फैलेसी कॉल्ड द पैटिशो प्रिंसिपी, पॉपुलरली नोन एज सर्कुलर फैलेसी। आप तो व्याप्ति को प्रूव करना चाहते थे। व्याप्ति क्यों प्रूव कर रहे थे? क्योंकि इन्फ्रेंस का एक्शन उस पर डिपेंडेंट है। और आप व्याप्ति का एक्शन किसकी हेल्प से प्रूव कर रहे हो? इन्फ्रेंस की। तो मतलब क्या हुआ? आपने तो सर्कल में घूमना शुरू कर दिया। आप इन्फ्रेंस का एक्शन प्रूव करना चाहते हैं कि इन्फ्रेंस वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है, और इन्फ्रेंस किस पे डिपेंड करती है? व्याप्ति पे। और अब आप व्याप्ति को प्रूव करने के लिए कि वो वैलिड है, आप किसका यूज कर रहे हो? इन्फ्रेंस का। तो मतलब ये क्या हुआ? ये तो आपने सर्कल में घूमना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो जाती है? एक और फैलेसी हो रही है, सर्कुलर fallacy। It means that you are trying to prove something on a basis which itself was proved by the first things। So इन्फ्रेंस क्यों है? व्याप्ति की वजह से। व्याप्ति क्यों है? इन्फ्रेंस की वजह से। तो ये सर्कुलरिटी है। इसलिए चारवाक इन्फ्रेंस को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं मानता है। वो बोलता है कि जो इन्फ्रेंस है इट इज़ इनवैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। और सिर्फ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? परसेप्शन। उस पर उसको कोई डाउट नहीं है। इन्फ्रेंस को उसको फुल डाउट है। और अगर हम सेकंड सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करें, वर्बल टेस्टिमनी, जिस पे चारवाक ने अटैक किया है, तो वो बोलते हैं टेस्टिमनी इज नथिंग बट ऑडिटरी परसेप्शंस। टेस्टिमनी होती क्या है? शब्द ज्ञान, जिसमें हम किसी पर्सन को अथेंटिक मानते हैं। जैसे आपके फादर कुछ बोलेंगे ना, आपको उस पर बिल्कुल डाउट नहीं होगा। आप मेरे पे डाउट कर सकते हैं, आपको अपने फादर पे बिल्कुल डाउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके फादर क्या है आपके लिए? वर्बल टेस्टिमनी। क्लियर? तो चारवाक बोल रहा है ये भी क्या परसेप्शन है ना, आपके फादर हैं, वो आपको सुनाई दे रहा है, वो बोल रहे हैं, आप उस पर डाउट कैसे करोगे? तो आपको उसको सेपरेट सोर्स ऑफ नॉलेज बताने की क्या जरूरत है? इसलिए वो वर्बल टेस्टिमनी को किस में रिड्यूस कर देता है? परसेप्शन में। बोलता वर्बल, देयर इज नथिंग लाइक वर्बल टेस्टिमनी, इट इज फॉर्म ऑफ परसेप्शन। और दूसरा अगर देखें हम, वर्बल टेस्टिमनी में मेन इंपॉर्टेंस दी जाती है वेदास को, कि वेदास में जो भी बोला गया वो सब के सब एटर्नल वर्ड्स हैं, भगवान के वर्ड्स हैं। वो बोलता है देयर इज नो गॉड। क्यों? क्योंकि भगवान को तो कोई परसीव ही नहीं कर सकता। भगवान पे डाउट है तो वेदास पे भी डाउट है, इसलिए वो वर्बल टेस्टिमनी को भी डिसनाइन। तो इस तरह से चारवाक क्या करते हैं, अगर इनकी एपिस्टेमोलॉजी को देखें हम, तो ये सिर्फ परसेप्शंस को ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। जो दिखेगा वही है, जो नहीं दिखेगा वो नहीं है। और इनका जो अटैक रहा वो किसके ऊपर रहा? एक तो टेस्टिमनी के ऊपर और एक इन्फ्रेंस के ऊपर, दोनों पे। तो अब हम देखेंगे इनकी मेटाफिजिक्स। सो अगर हम चारवाक की मेटाफिजिक्स देखें, इट इज़ द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हिज एपिस्टेमोलॉजी। चारवाक की जो मेटाफिजिक्स है ना, टोटली किस पे डिपेंड करती है? उसकी एपिस्टेमोलॉजी पे। अब उसकी एपिस्टेमोलॉजी कहाँ तक थी? परसेप्शन तक। परसेप्शन के वो बियॉन्ड जाते नहीं है। सो जब हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं, एक्चुअल में हम रियलिटी की बात करते हैं। जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो हम एब्सोल्यूट सेंस में जो रियल इसेंस है चीज़ों की, उनको देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ रियलिटी, व्हाट इज़ गॉड, व्हाट इज़ सोल, व्हाट इज़ टाइम, व्हाट इज़ कॉजेशन, व्हाट इज़ स्पेस एंड टाइम्स, जो भी है, व्हाट इज़ हेल, व्हाट इज़ हेवंस, ऑल दीज आर मेटाफिजिकल एंटिटीज।
तो चारवाक मेटाफिजिकल एंटिटीज को कहाँ रिड्यूस कर रहा है अब? एपिस्टेमोलॉजी में। सो देयर इज नो स्कोप ऑफ गॉड, सोल, हेल, हेवन। एटर्नल एंटिटी का कोई स्कोप नहीं है चारवाक में। क्यों? क्योंकि उसकी जो मेटाफिजिक्स है वो उसने कहाँ रिड्यूस कर दिया? परसेप्शन में। तो इसलिए वही चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी जो परसीवेबल होंगी, जो परसेप्चुअली अवेलेबल होंगी। जो परसेप्शंस के बियॉन्ड हैं वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और चारवाक सबसे ज़्यादा जो अटैक करते हैं वो ये बोलते हैं कि जो ये है ना गॉड, सोल, हेल, हेवंस, बोलता है ये ऐसा है नहीं है कुछ, ये सिर्फ इन्वेंट किया हुआ है। किसने? आपके जो प्रीस्ट हैं। क्लियर? क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो बोलता काम करके राजी नहीं है, तो उनको आदत है फ्री की खाने की, इसलिए वो आपको डराते रहते हैं और आपसे रिचुअल्स, सैक्रिफाइसेस करवाते रहते हैं, जिससे सारा जो आप दान दक्षिणा देते हैं उनको वो मिलता रहता है। इसलिए इस तरह से उनको भी ये क्रिटिसाइज करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद चारवाक मेटाफिजिक्स, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा वर्ल्ड पे, जिसे मैटर कह रहे हैं हम, गॉड और सोल। ये तीन प्रॉब्लम्स को हम बेसिकली देखने की कोशिश करेंगे। सो चारवाक के अकॉर्डिंग मैटर इज़ द ओनली रियलिटी। ये तो हम जानते हैं कि चारवाक जो है इट्स अ मटेरियलिस्टिक स्कूल। तो इनके अकॉर्डिंग जो प्राइमरी रियलिटी है वो मैटर है। ये किसी भी स्पिरिचुअल एलिमेंट को मानने के लिए रेडी नहीं है। तो जब मैटर की बात करते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि जो मैटर है वो एक्चुअल में सिंपल सब्सटेंस होता है, और जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो फिनोमिनल वर्ल्ड है, ये एक्चुअली कंपोजिशन है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशंस। और वो कंपोजिशन किसका है? आटम्स का। और ये मानते हैं कि सिर्फ 4 ही आटम्स होते हैं, जिनमें है एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर्स। और जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं, चाहे लिविंग चाहे नॉन लिविंग, ये सब की सब क्या है? कॉम्बिनेशंस है, कंपोजिशन है इन आटम्स का। क्लियर? तो चारवाक क्या करते हैं, उन्होंने अपनी मेटाफिजिक्स को, मैटर को किस में रिड्यूस किया है? परसेप्शन में, जैसे हमने बात की। तो ये सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स को मानते हैं, अर्थ को, वाटर को, फायर को और एयर को। ये चारों के चारों एलिमेंट्स परसेप्टेबल हैं। और जो 5th एलिमेंट है, जिसे बाकी के सारे स्कूल्स मानते हैं, आकाश, जिसे हम ईथर कहते हैं, चारवाक उस 5th एलिमेंट्स को डिनाई कर देते हैं। चारवाक 5th एलिमेंट्स के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं। वो क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि जो 5th एलिमेंट है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो परसेप्टेबल नहीं है। अब जो ईथर है, जो आकाश है, वो इम्परसेप्टेबल है, बट उसकी जो क्वालिटी है ईथर की, आकाश की, ईथर की क्वालिटी होती है साउंड, और साउंड परसीव होती है। अब साउंड परसीव होती है तो देन उसका एग्जिस्टेंस इन्फर करना पड़ता है, क्योंकि जो साउंड है वो प्रॉपर्टी ही किसकी है? एम्प्टी स्पेस की, आकाश की। बट चारवाक इन्फ्रेंस को मानता ही नहीं है, चारवाक सिर्फ परसेप्शंस को मानता है। इसलिए बाकी के स्कूल्स, कोई भी ऐसा स्कूल जो इन्फ्रेंस को सोर्स ऑफ नॉलेज मानता है, तो वो 5th एलिमेंट को भी मानता है, आकाश को, ईथर को। और चारवाक इन्फ्रेंस को नहीं मानता है, इसलिए 5th एलिमेंट्स को भी नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि जो 5th एलिमेंट है उसका एग्जिस्टेंस डायरेक्टली नोन नहीं है। उसका एग्जिस्टेंस उसकी क्वालिटी के थ्रू पता चलता है, और उसकी क्वालिटी क्या है? साउंड। साउंड तो परसीव होती है, बट ईथर परसीव नहीं होता। और अगर साउंड है तो ईथर भी नेचुरली होगा। इसलिए जो लोग भी इन्फ्रेंस को मानते हैं वो 5th एलिमेंट को मानते हैं, और चारवाक इन्फ्रेंस को नहीं मानता है एज ए सोर्स ऑफ नॉलेज, और वो 5th एलिमेंट को भी डिनाई कर देते हैं। इसलिए जो चारवाक है वो सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स को मानता है, 5th एलिमेंट्स को नहीं मानता है। अगर हम फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग में तो कॉन्शियसनेस भी है, ब्रेन बोलें, माइंड बोल दें आप, तो हमारी बॉडी तो ठीक है, फिजिकल है। अब जो कॉन्शियसनेस है वो तो फिजिकल नहीं है, देन उसका एग्जिस्टेंस कहाँ से आया? तो जब चारवाक को ऐसा पूछा जाता है तो वो क्या एनालॉजी देते हैं कि जिस तरह से जो वार्ले होते हैं ना, जो बोलते हैं जिसे हम, इसमें इंटॉक्सिकेटेड क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, बट जैसे ही इसको फॉर्मिनेट किया जाता है, पानी में बॉयल किया जाता है, उसमें इंटॉक्सिकेटेड क्वालिटीज़ आ जाती हैं। मतलब जो बियर बनती है, बियर किसकी बनती है? बार्ले की। तो बार्ले एक प्रोसेस के थ्रू वो गुजरता है, गर्म पानी में उबालेंगे, उसमें जो भी एलिमेंट्स वो डालेंगे, देन उसमें इंटॉक्सिकेटेड क्वालिटीज़ आ जाती हैं, मतलब उसमें नशा आ जाता है। सिमिलर केस में आटम्स में कॉन्शियसनेस नहीं होती है, बट जब एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, जिसे हम ह्यूमन बॉडी कहेंगे, वो बनता है तो उसमें कॉन्शियसनेस आ जाती है। तो इस तरह से ये बताते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो प्रायरर नहीं है, पोस्टररी है। पहले मैटर प्राइमरी सब्सटेंस है और कॉन्शियसनेस का एग्जिस्टेंस बाद में आता है, इसलिए प्राइमरी मैटर ही रहेगा। इसलिए इनके अकॉर्डिंग जो रियलिटी है वो मैटर है, कॉन्शियसनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस का एग्जिस्टेंस जो है वो मैटर पे डिपेंड करता है, इसलिए कॉन्शियसनेस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है चीज़, वो कभी भी रियल नहीं होती है। रियल वही होगी जिसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, और वो बोलते हैं सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर।
तो अगर हम चारबाग की कुल मिला के जो एक्सप्लेनेशंस हैं वर्ल्ड को, फिनोमिनल वर्ल्ड को देखें तो वो काफ़ी साइंटिफिक है। मतलब जिस तरह से जो फिजिस्ट हैं वर्ल्ड को देखने की कोशिश करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो मैकेनिकल प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है, तो चारबाग के अकॉर्डिंग भी जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल एकदम मैकेनिकल प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। जैसे हम बोलेंगे ना, मतलब अगर क्रिएशन कैसे होती है, डिस्ट्रक्शन कैसे होती है, तो वो सब प्रिंसिपल्स को मानता है, बट वो उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैकेनिकल है। जिस तरह से साइंस एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है, बिग बैंग हुआ जो भी, तो उस तरह से चारबाग भी वर्ल्ड की जो है वो मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि उसे किसी भगवान की जहाँ किसी सुपर पावर की जरूरत ना पड़े जो डिफरेंट फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए। सो कुल मिला के जो चारबाग की फिलॉसफी एकदम मटेरियलिस्टिक है, एकदम साइंटिफिक है। क्लियर? तो वर्ल्ड की जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी मैकेनिकल है। जैसे बर्थ है, डेथ है। बर्थ कैसे होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस सारी। डेथ कैसे होती है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अर्थक्वेक है, साइक्लोन्स हैं, इनके साइंटिफिक रीजन्स हैं। इसे किसी भी इवेंट को हम, हर एक इवेंट को जब आप साइंटिफिकली समझ सकते हो, then there is no need of God to create this world or destroy this world. World can sustain on in itself. World do not need God to explain the different phenomena. क्लियर? चाहे वो बर्थ है, डेथ है, साइक्लोन्स हैं, अर्थक्वेक है, रेनफॉल है, ड्रॉट है, एवरीथिंग, आप हर एक चीज़ को साइंटिफिकली समझ सकते हो। क्लियर? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर इन चारबाग फिलोसफी, चारबाग मेटाफिजिक्स। तो चारबाग को जब पूछा गया सोल, आत्मा के बारे में, तो वो इस चीज़ को भी नहीं मानते हैं। वो सिर्फ फिजिकल बॉडी को मानते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस को मानते हैं, जैसे आत्मा का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए वो उसको भी सिंपली डिनाई कर देते हैं। अब चारबागा को सोल का जो कॉन्सेप्ट है, सोल का जो एग्जिस्टेंस है, उसको डिनाई करने के पीछे जो सिंपल सा लॉजिक पहले वो रहता है कि वो इट इज़ इम्परसेप्टेबल, और वो उसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को मानता है जिसका एग्जिस्टेंस परसीवेबल होगा। जिसका एग्जिस्टेंस अवेलेबल नहीं है वो चीज़ को नहीं मानते। जैसे जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है हमारा बॉडी का, उस चीज़ को वो मानते हैं कि देयर इज़ अ ह्यूमन बॉडी, बट दे डू नॉट बिलीव दैट देयर इज समथिंग लाइक इटर्नल सोल। क्लियर? क्यों? क्योंकि उसका जो एग्जिस्टेंस है वो इम्परसेप्टेबल है। और जो कॉन्शियसनेस है वो बोलते हैं कि वो सोल की प्रॉपर्टी नहीं है, इंस्टेड वो फिजिकल बॉडी की प्रॉपर्टी है। क्लियर? और वो भी तब तक रहती है कॉन्शियसनेस जब तक एक बॉडी लिविंग है। जैसे बॉडी डेड होगी, कॉन्शियसनेस लीव द बॉडी, और वो कहाँ गई उसका क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, क्यों कि जो कॉन्शियसनेस है उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जिस तरह से मतलब एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे हम कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं वो तो बेट नहीं होते हैं, बट वाटर बेट होता है। क्लियर? उसी तरह से मैटर में कॉन्शियसनेस नहीं होती है, बट जैसे ही एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनता है ह्यूमन, उसमें कॉन्शियसनेस आ जाती है। तो इसी को बोला जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ एमर्जेंट एवोल्यूशंस। इसमें जो क्वालिटीज़ हैं वो अराइज होती हैं। क्लियर? क्वालिटी का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट जब भी मैटर एग्जिस्टेंस में आता है तो क्वालिटीज़ भी होती हैं उसमें। जैसे कॉन्शियसनेस है वो भी एक क्वालिटी है, इट इज़ द बाय प्रोडक्ट, द एपिफिनोमिना। क्लियर? सो जिस तरह से हम जो आत्मा है उसका एग्जिस्टेंस अपनी बॉडी से सेपरेट प्रूव नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ये भी नहीं मान सकते कि देयर इज़ समथिंग लाइक सोल, ऐसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि जब इंसान की डेथ होती है तो सब खत्म हो जाता है। क्लियर? आज तक हम ये प्रूव नहीं कर पाए हैं कि आदमी फिर से रीबर्थ लेता है, जब डेथ के बाद भी कुछ बच जाता है, जहाँ हम जो कर्म करते हैं वो नेक्स्ट ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये सब चीज़ें चारबाग बोलता है कि मीनिंगलेस हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनका कोई प्रूफ नहीं है। और जो आपको एक दिमाग में जो मेन पॉइंट रखना है वो ये रखना है कि चारबाग ने हर चीज़ को अपनी एपिस्टेमोलॉजी में रिड्यूस कर दिया, और एपिस्टेमोलॉजी उनकी क्या है? परसेप्शन। और सोल परसीवेबल नहीं है, लाइफ आफ्टर डेथ परसीवेबल नहीं है, इसलिए वो किसी भी चीज़ को मानने से इनकार कर देते हैं। जो 4 एलिमेंट्स हैं वही हैं और उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। सो इसलिए चारबाग जो सोल है, जो आत्मा है, उसके एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं। सो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है गॉड, तो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। अब बेसिकली चारबाग गॉड को भी नहीं मानने वाला। क्यों नहीं मानने वाला? क्योंकि वो दिखता नहीं है। मतलब मेन पॉइंट उसका वही है कि भगवान दिखते नहीं है, इम्परसेप्टेबल है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब भगवान को हम मानते क्यों हैं? भगवान क्रिएटर हैं, सस्टेनर हैं, डिस्ट्रॉयर हैं। जो चीज़ें इंसान नहीं कर पाता, जो चीज़ें इंसान समझ नहीं पाता है, वो उस पर भगवान पे डाल देता है। क्लियर? भगवान को क्यों मानते हैं हम? क्योंकि जो चीज़ें ह्यूमन कैपेसिटी से बाहर है ना, वो सब हम भगवान पे डाल देते हैं। बट चारबाग बोलता है ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें क्रिएटर चाहिए, तो चारबाग बोलता है जो वर्ल्ड है
इसका एवोल्यूशन, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन बीइंग का जो एग्जिस्टेंस है, उसका बर्थ, जो डेथ है, या जो डिफरेंट फिनोमिना है, हर एक चीज़ को आप साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। सो देन देयर इज नो नीड ऑफ गॉड। फॉर एग्जाम्पल हम न्याय की बात करते हैं, तो न्याय जब गॉड की बात करता है तो वहाँ पे गॉड जो है वो मटेरियल कॉज नहीं है यूनिवर्स का, इसलिए आटम से एटर्नल है, भगवान आटम नहीं बना सकता। तो न्याय भी क्या बोलता है, गॉड क्या एफिशिएंट कॉज है यूनिवर्स का, वो क्रिएटर है, बस क्रिएटर यूनिवर्स का है, आटम्स का नहीं। आटम्स प्री एग्जिस्ट करते हैं। तो सेम चारवाक बोल रहा है कि जो आटम्स हैं वो क्या है, प्री एग्जिस्ट करते हैं, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर्स। और जो फिजिकल वर्ल्ड आप देख रहे हैं एक्चुअली वो किसका कॉम्बिनेशन है, आटम्स का। तो अगर जो बर्थ है, डेथ है, ओरिजिन है, डिके है, जितने भी जो फिनोमिना है, अगर आप उनको बिना गॉड के एक्सप्लेन कर सकते हो तो देन देयर इज नो नीड ऑफ गॉड। इसलिए चारवाक गॉड के एक्शंस को मानने से मना कर देते हैं। वो क्या बोलते हैं, जो मैटर है वही मटेरियल कॉज भी है यूनिवर्स का और एफिशिएंट कॉज भी है। तो चारवाक सबसे इंटरेस्टिंगली कहते हैं कि अगर आपको गॉड के बारे में डिस्कस करना है, जहाँ सोल के बारे में डिस्कस करना है, तो आप डिस्कस करते रहिए, बट वो फिर से चैलेंजेबल होता रहेगा। इसलिए मतलब जब आप गॉड की बात करते हैं तो इट लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ इन्फिनाइट रिग्रेस एंड इवन क्वेश्चन बैगिंग्स। क्लियर, आप वही बात को खींच रहे हैं। अदरवाइज अगर लॉजिकली देखा जाए, साइंटिफिकली देखा जाए, भगवान को क्यों मानना है, क्योंकि हम कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। अब साइंस के ज़माने में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। बर्थ को एक्सप्लेन कर सकते हो, डेथ को एक्सप्लेन कर सकते हो, एवोल्यूशन को, क्रिएशन को, डिस्ट्रक्शन को, यूनिवर्स का बनना, यूनिवर्स का बिगड़ना, सब साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड है। देन देयर इज नो नीड ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू चारवाक। सो बेसिकली हमने मेटाफिजिक्स में क्या देखा, मैटर की जब बात की तो वो 4 ही एलिमेंट्स को मानते हैं, 5th एलिमेंट को नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि वो इम्परसेप्टेबल है। सोल की जब बात की, सोल को नहीं मानते हैं, क्यों, क्योंकि वो इम्परसेप्टेबल है। जब गॉड की बात की, उसको भी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो इम्परसेप्टेबल है। और गॉड के मानने का जो पीछे जो लॉजिकल रीज़न होता है वो ये होता है कि हम कुछ चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, और जो चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं वो हम गॉड के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बट चारवाक जो है वो हर एक चीज़ को, वर्ल्ड को मैकेनिकली देख रहा है, साइंटिफिकली देख रहा है। इसलिए साइंटिफिकली आप हर एक चीज़ को एक्सप्लेन अगर कर पा रहे हैं तो देन देयर इज नो नीड ऑफ गॉड। सो हियर वी आर गोइंग टू कंक्लूड चारवाक। सो कम टू द पॉइंट, द चारवाक इन इंडिया हैव बीन मोर हेटेड देन अंडरस्टूड। अब पॉइंट पता क्या है, उनको मटेरियलिज्म का टैग दिया गया और उनको डंप कर दिया गया। किसी ने भी चारवाक को समझने की कोशिश नहीं की। चारवाक ने गलत क्या बोला है, अगर वो गॉड को नहीं मान रहा है, सोल को नहीं मान रहा है, तो वो कम से कम रैशनली चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो वो मटेरियलिस्टिक भी कैसे हुआ, क्योंकि वो चीज़ों को लॉजिकली देख रहा है। नहीं देख रहा क्या, सोल का एक्शंस डिनाई कर रहा है, लॉजिकली कर रहा है। मैटर का एक्शंस अगर 5th एलिमेंट का कर रहा है, लॉजिकली कर रहा है। अब उसकी जो पोजीशन है वो ये थी, फिलोसॉफिकल पोजीशन अगर उसकी देखा जाए तो वो सिर्फ परसेप्शन को सोर्स ऑफ नॉलेज मानता है। वो सिर्फ 5 सेंस ऑर्गन को इंपॉर्टेंट मानता है। 5 सेंस ऑर्गन्स को इंपॉर्टेंट मानना कोई गलत बात है क्या? जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनको अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज मानना गलत बात है क्या? तो जब वो 5 सेंस ऑर्गन्स को अथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज मानता तो उसको मिल क्या रहा है, भगवान नहीं मिल रहे हैं, 5th एलिमेंट नहीं मिल रहा है, गॉड नहीं मिल रहा है, तो ठीक है ना, हेल्थ हैवन नहीं मिल रहा है। तो प्रैक्टिकली उसे जो चीज़ें मिल रही हैं वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मान रहा है, उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस भी तो इस तरह से करती है। साइंस भगवान को मानती है क्या, आत्मा को मानती है क्या, मेटाफिजिकल एंटिटी को मानती है क्या? मानती है, बट वो उसी एंटिटी को मानेगी जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। वो शायद मिलियन लाइट्स ईयर अवे होगा, बट उसका वो फिजिकल एग्जिस्टेंस प्रूव कर पा रहे हैं, इसलिए वो उन चीज़ों को मानते हैं। क्लियर? तो चारवाक भी जो है उसकी जो अप्रोच है फिलॉसफी को लेके, फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स को लेके, वो काफ़ी साइंटिफिक है, रैशनल है। Charvak have made more important contribution to the Indian thought due to their critical approach and analytical mind. Indian philosophers were forced to reflect on the Charvak arguments in epistemology and metaphysics. They made their existence felt by strong argument. Therefore, the Charvak are as important as pragmatist, logical positivist, and naturalist, or in the best. Clear? Thanks for watching.